हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न प्रो क्लासेस। लर्न प्रो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th का न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हम लोग मेनली दो चीज पढ़ेंगे, एक नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। जो हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स है, कोई भी ऑर्गन्स अकेला फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। हर एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो जैसे नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मेनली जो है नर्वस सिस्टम और साथ में जो इंडोक्राइन सिस्टम दोनों आपस में मिलके हमारे बॉडी के किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो एक सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज आता है। तो एक सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तीन चीज आता है, हार्ट हो गया एक, फिर उसके बाद जो है ब्लड वेसल्स हो गया और साथ में लंग्स हो गया। तो अगर सपोज कीजिए इस तीनों में से कोई एक ना रहे, अगर लंग्स ना रहे तो क्या ब्लड प्यूरिफाई हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर हार्ट ना रहे तो क्या ब्लड पंप आउट हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर ब्लड वेसल्स नहीं रहे तो क्या बॉडी जो है में पूरे बॉडी में हमारा ब्लड सप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो पूरी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, सारे ऑर्गन को एक साथ सिंक्रोनाइज्ड मैनर में परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी जाके जो है एक मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम लोग पहले से ही पढ़ते आइए होगा शुरू से, कि जैसे मान लेते हैं कि एक सेल होता है ना, सेल सेल से जोड़ के बनता है टिश्यू, टिश्यू से जोड़ के बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से जोड़ के क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। तो एक ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, सारे ऑर्गन्स को जोड़ के कंबाइंड फॉर्म में क्या बनता है? एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो कोई भी ऑर्गन सिस्टम को वर्क करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। जैसे हार्ट को लंग्स पे डिपेंड रहना पड़ता है, लंग्स को फिर हार्ट पे डिपेंड रहना पड़ता है, फिर ब्लड वेसल्स पे डिपेंड करना रहता है। तो तीनों चीज जब मिल जाएगा तब एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। उसी तरह आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम के अंदर मेनली हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन, और वो न्यूरॉन्स हमारे इंडोक्राइन सिस्टम के साथ, वो न्यूरॉन हमारे इंडोक्राइन सिस्टम के साथ किस तरह से कंबाइन करके किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारे नर्वस सिस्टम में एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक हार्मोन रिलीज करता है, एड्रिनलिन। अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रिनलिन हार्मोन्स की मदद से हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देगा। फिर उसी तरह से है पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एसिटाइलकोलिन हार्मोन्स के प्रेजेंस में क्या करेगा? हमारे हार्ट रेट को कम कर देगा। तो हार्ट रेट को बढ़ना है या हार्ट रेट को घटना है, उसके लिए नर्वस सिस्टम और साथ में हार्मोनल सिस्टम दोनों को एक साथ आना पड़ेगा। तो नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम एक साथ कोऑर्डिनेट करके हमारे किसी बॉडी फंक्शन को प्रोड्यूस करता है। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रिनलिन हार्मोन के साथ मिलकर क्या किया? हार्ट रेट को बढ़ा दिया। और पारासिम्पैथेटिक क्या किया कि एसीएच के साथ हमारे हार्ट रेट को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो उसी तरह से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो चैप्टर हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब न्यूरल मतलब नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो हमारे पूरे बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है, किसके साथ? तो हार्मोन्स के साथ मिलके। इसमें देखिएगा सबसे पहले, इन द ह्यूमन बॉडी the nervous system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organ so that they function in a synchronized fashion। हमारे नर्वस सिस्टम को इंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके, हमारा नर्वस सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके ज्वाइंटली जो कोऑर्डिनेट करता है और इंटीग्रेट करता है ऑल अदर्स ऑर्गन्स सो दैट दे फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर। सिंक्रोनाइज्ड मैनर में अगर हमारे ऑर्गन सिस्टम को काम करना है, अगर हमारे नर्वस सिस्टम को सिंक्रोनाइज्ड मैनर में काम करना है, तो उसको किसका मदद लेना पड़ेगा? इंडोक्राइन सिस्टम का। इंडोक्राइन सिस्टम जानते हैं ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हार्मोन्स बनते हैं। और नर्वस सिस्टम में हम लोग मेनली पढ़ेंगे ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में। तो जब नर्वस सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके कोई काम करेगा, तभी वो काम किस में होगा? सिंक्रोनाइज्ड फैशन में। जैसे अभी हम बताए थे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एसिटाइलकोलिन हार्मोन के साथ मिलके हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। अब आगे देखिए, ये कोऑर्डिनेशन जो वर्ड आ रहा है, ये कोऑर्डिनेशन आखिर है क्या?
तो कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कंप्लीट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। मतलब कोऑर्डिनेशन क्या हुआ, मतलब कि जैसे मान लो कि हम लोग कोई काम करते हैं, जैसे कोई टीम वर्क करते हैं, तो एक टीम में बहुत सारे प्लेयर होता है, सब आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है, तभी जाके कोई फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। बस वही कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट, एक और एक से अधिक ऑर्गन क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं एंड कंप्लीट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। जैसे सबसे पहले हम शुरू में एक एग्जांपल लिए थे कि हार्ट, लंग्स और ब्लड वेसल्स तीनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, कोऑर्डिनेट किए हुआ है। कि हार्ट जो है अपने ब्लड को पहले देता है लंग्स में, फिर लंग्स प्यूरिफाई करके हार्ट को देता है, फिर हार्ट से जो है पूरे ब्लड में, पूरे बॉडी में जो है ब्लड सप्लाई हो जाता है। तो तीनों जो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया हुआ, तब जाके सर्कुलेटरी सिस्टम बना। उसी तरह से नर्वस सिस्टम में हमारा न्यूरॉन और इंडोक्राइन सिस्टम आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट किया हुआ, उसके बाद किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करता है। ये जो कोऑर्डिनेशन है ये मेनली दो तरह का होता है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये इसको नर्वस कोऑर्डिनेशन कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। नर्वस कोऑर्डिनेशन को कौन कंट्रोल करता है, तो नर्वस सिस्टम। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन को कौन कंट्रोल करता है, तो इंडोक्राइन सिस्टम। पहले बता चुके कि दो होता है, एक एक्सोक्राइन होता है, एक इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो हार्मोन्स बनते हैं, एक्सोक्राइन जो एंजाइम्स बनाते हैं, एंडोक्राइन मतलब जो हार्मोन्स बनाते हैं। तो जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है, नाम से ही क्लियर है कि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कौन करेगा, तो हार्मोन बनाता है इंडोक्राइन, तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन को इंडोक्राइन सिस्टम जो कंट्रोल करेगा और नर्वस कोऑर्डिनेशन को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। नर्वस कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल हुआ जैसे मान लो वॉकिंग, रीडिंग, लुकिंग, जैसे हम लोग अभी चल रहा है, तो चल रहा है तो ब्रेन से सिग्नल आ रहा है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है हमारे चलने को, है ना। लेकिन जैसे अब मान लो हार्मोन्स क्या करेगा, तो जैसे हम लोग पढ़े थे पहले डाइजेशन चैप्टर में इंसुलिन हार्मोन, तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, तो इंसुलिन हार्मोन जो है हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज होगा उसको रेगुलेट कर रहा है। अगर मान लेते इंसुलिन ज्यादा हो गया था, ब्लड ग्लूकोज कम हो जाएगा। अगर मान लेते कि ये इंसुलिन कम हो गया था, ब्लड ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा। तो ये इंसुलिन हार्मोन जो है ये किस चीज को कंट्रोल कर रहा है, तो हमारे ये हमारे ब्लड कंपोजिशंस को रेगुलेट कर रहा है कि ब्लड में कितना ग्लूकोज होगा। तो वो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल कि इंसुलिन हार्मोन्स के प्रेजेंस में या एब्सेंस में ग्लूकोज का लेवल अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। और नर्वस कोऑर्डिनेशन में कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो हमारा नर्वस सिस्टम किस तरह से हमारे बॉडी को, हमारे वॉकिंग को, हमारे रीडिंग को, लुकिंग को कंट्रोल करता है। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूरल सिस्टम। आखिर ये न्यूरल सिस्टम क्या है, इसी न्यूरल सिस्टम को नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन। हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे नर्वस सिस्टम में एक खास तरह का सेल होता है, जिस सेल को क्या कहते हैं, न्यूरॉन। इस न्यूरॉन का हम लोग अभी स्ट्रक्चर देखेंगे आगे डिटेल में, कि इसमें एक सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी के ऊपर में एक डेंड्राइट्स होता है, फिर यहाँ पे एक्सॉन होता है और नीचे में एक्सॉन टर्मिनल होता है। तो एक्चुअली यहाँ से इम्पल्स आता है और ये इम्पल्स सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन होते हुए अपने एक्सॉन टर्मिनल में आता है। और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा न्यूरॉन है, तो फिर एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन अटैच होगा और इम्पल्स यहाँ से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होगा। तो इसको न्यूरॉन सिस्टम का जो पूरा डायग्राम है ना न्यूरॉन का, वो हम लोग आगे स्टडी करेंगे। अभी के लिए ये देखिए कि न्यूरॉन सिस्टम में जो स्पेशलाइज सेल है जो पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो कौन है, तो वो है न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन का क्या काम है, तो इट डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली को ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है, पहचानता है, रिसीव करता है और ट्रांसफर करता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हम अभी बाइट किए, तो इससे क्या हुआ, ये इम्पल्स को रिसीव किया, ठीक है। अब ये इसको एक न्यूरॉन लेके जाएगा, जो न्यूरॉन लेके जाता है सेंस को, उसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। फिर ब्रेन से सिग्नल आएगा, तो जो ऊपर से ब्रेन से लेके आएगा उसे हम लोग मोटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन का जो मेनली काम होता है किसी भी स्टिमुली को रिसीव करना और क्या करना, ट्रांसफर करना। ये काम किसका होता है, न्यूरॉन का। तो जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो बेसिक सेल है वो क्या है, तो वो न्यूरॉन है, ठीक है। अब देखिए कि इसमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार यूज होगा। जैसे एक है रिसेप्टर, एक है इफेक्टर और इम्पल्स।
ये आखिर होता है क्या, रिसेप्टर और इफेक्टर। रिसेप्टर मतलब जो इम्पल्स को रिसीव कर रहा है, जैसे मान लें यहाँ पे हम लोग टच कर रहे हैं, स्टिमुली को जो रिसीव कर रहा है, तो जो स्टिमुली को रिसीव कर रहा है वो रिसेप्टर हो गया। फिर अब ब्रेन जो है फिर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, तो हम लोग हाथ हटाएंगे, मान लो अगर यहाँ पे ये बाइट हो रहा है, अगर कोई काट रहा है हाथ में, तो ये पहले जो एक हुआ कि हैंड हमारा इम्पल्स को रिसीव किया, तो ये रिसेप्टर हो गया। फिर दिमाग से सिग्नल आया, फिर हाथ को हटा, तो इफेक्टर हो गया। स्टिमुली के रिस्पॉन्स में, स्टिमुली के रिस्पॉन्स में जो एक्शन होता है उसी को हम लोग कहते हैं इफेक्टर। तो जैसे देखिए रिसेप्टर होता है क्या, तो रिसेप्टर आर द सेल, ये कोई सेल हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, या कोई भी ऑर्गन हो सकता है, विच आर केपेबल ऑफ रिसीविंग पार्टिकुलर स्टिमुली। कोई भी सेल जो एक खास तरह के स्टिमुली को रिसीव कर ले उसे हम लोग रिसेप्टर कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे टच किए तो एक स्टिमुली प्रोड्यूस हुआ, इस स्टिमुली को ये रिसीव किया यहाँ पर का सेल, तो ये रिसेप्टर हो गया। फिर उसका इफेक्टर क्या आता है, तो इफेक्टर आर द मसल्स, ग्लैंड एंड टिश्यू आर द सेल विच एक्ट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली। अब स्टिमुली के रिस्पॉन्स में जो एक्ट करता है वो इफेक्टर। जैसे मान लो स्टिमुली रिसीव हुआ तो रिसेप्टर हो गया, फिर आप यहाँ से हाथ हटाएंगे तो इफेक्टर हो गया। और दूसरा एग्जांपल जैसे मान लो कि सेलेब्री ग्लैंड है, सेलेब्री ग्लैंड से क्या निकलता है, सेलेवा निकलता है। तो पहले सेलेब्री ग्लैंड क्या है, सेलेब्री ग्लैंड का जो रिसेप्टर है पहले इंपल्स रिसीव करेगा ब्रेन से, है ना। तो जैसे इंपल्स रिसीव किया फिर उसके बाद वो इफेक्ट दिखाएगा, इफेक्ट दिखाएगा तो इफेक्टर ऑर्गन की तरह काम करेगा, वहां पे सिक्रेशन इंक्रीज कर देगा सेलेवा का, ठीक है। अब देखिए इम्पल्स क्या होता है, तो इम्पल्स इज ए सेल्फ प्रोपेगेटेड इलेक्ट्रिकल करंट। सेल्फ प्रोपेगेटेड, सेल्फ मतलब अपने से, और प्रोपेगेट मतलब जो चल सके, जो अपने से चलने वाला इलेक्ट्रिक करंट होता है दैट रन्स अलोंग द सरफेस ऑफ द नर्व फाइबर फॉर द पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हमारे शरीर में पास करना है, किसी भी इंफॉर्मेशन को हमारे शरीर में पास करना है, तो वो किसका काम है, तो न्यूरॉन का काम है। तो एक्चुअली हम न्यूरॉन का डायग्राम अभी बनाए थे यहाँ पे, तो इसी न्यूरॉन पे, इसी न्यूरॉन की मदद से, इसी न्यूरॉन की मदद से इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसमिट होता है हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इंपल्स क्या हुआ, तो एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये करंट जो न्यूरॉन के सरफेस पे जाता है। अब ये न्यूरॉन के सरफेस पे जाके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जाएगा, दूसरे न्यूरॉन पे तीसरे न्यूरॉन पे जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसमिट होता है न्यूरॉन के सरफेस पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंपल्स। इंपल्स एक्चुअली में ये क्या है, तो एक तरह का इलेक्ट्रिकल करंट है दैट रन्स along the surface of nerve fiber, nerve fiber के सरफेस पे ये रन करता है, चलता है फॉर द पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को लेके। द न्यूरॉन ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें जो न्यूरल सिस्टम बहुत ज्यादा वो होता है, डेवलप नहीं होता। जैसे लोअर वर्टिब्रेट्स का एग्जांपल हो गया इनहेड्रा, ठीक है। इट इज कंपोज ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। हैड्रा में क्या, वो लोअर वर्टिब्रेट्स में आता है हैड्रा। तो हैड्रा में जो है नर्वस सिस्टम उतना वेल डेवलप नहीं रहता, उसमें सिर्फ न्यूरॉन्स होता है, ब्रेन्स वगैरह नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ये the neural system is better developed in the insect where a brain is present along with the ganglia and the neural tissue। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसका, इंसेक्ट का, तो इंसेक्ट में न्यूरल सिस्टम थोड़ा अच्छा से डेवलप किया रहता है, क्योंकि उसमें न्यूरॉन भी रहता है और साथ में ब्रेन्स भी रहता है। The vertebrates have more developed neural system। वर्टिब्रेट्स में ये बहुत ज्यादा डेवलप रहता है। मतलब तीन चीज है, जो लोअर वर्टिब्रेट्स है उसमें नर्वस सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता है, ठीक है। फिर इंसेक्ट वगैरह में थोड़ा डेवलप्ड होता है, क्योंकि इंसेक्ट में न्यूरॉन के साथ साथ ब्रेन भी होता है। लोअर वर्टिब्रेट में सिर्फ न्यूरॉन होगा और ब्रेन नहीं होगा। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स है जैसे हम लोग हैं, मैमल्स वगैरह, इसमें नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। नर्वस सिस्टम में जैसे मान लीजिए ब्रेन हो गया, और ब्रेन के अंदर जितने न्यूरॉन्स है वो हो गए, स्पाइनल कोड हो गया। अभी हम लोग मतलब कि पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम को पूरे डिटेल में, कि नर्वस सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। अभी के लिए जो हम पढ़ाए हैं इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए। इंट्रोडक्शन में हम क्या दिए कि न्यूरॉन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब नर्वस सिस्टम का किस तरह से कोऑर्डिनेट, नर्वस सिस्टम किस तरह से हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेट करके किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। मतलब जो भी न्यूरॉन है हमारे शरीर के अंदर, उस न्यूरॉन को कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हार्मोन चाहिए। तो न्यूरॉन हार्मोन्स के साथ कोऑर्डिनेट करके किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल में दिए थे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रेनलिन हार्मोन के साथ मिलकर हार्ट रेट को बढ़ा देता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एसिटाइलकोलिन हार्मोन्स के साथ मिलकर हार्ट रेट को कम कर देता है, ठीक है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।